डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने उसमें विद्युत विभव के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था, कुछ डेरिवेशन भी किए थे। अब हम उसके आगे अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता क्या होती है उसको समझते हैं। अब मान लिया कोई एक विद्युत आवेश है, वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उस आवेश से यदि हम आगे की तरफ बढ़ें, उससे दूर जाएं, तो हम पाते हैं कि विभव का मान घटता जाता है। यानी कोई हमारा धनात्मक आवेश है और ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता जाता है, अर्थात दूरी के साथ विभव का परिवर्तन होता है और यही विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता क्या है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का परिवर्तन जो दूरी के साथ हो रहा है उसी को हम विभव प्रवणता कहेंगे। तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अब ये हमने पिछले वीडियो में देखा कि जैसे बिंदु P यदि इस आवेश Q से r दूरी पर है तो विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, यानी B जो है प्रोपोर्शनल टू है 1/r के। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान घटेगा। ये कब होगा? धनात्मक आवेश के केस में होगा। तो इस तरह से हम दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ज्ञात करेंगे तो हमें विभव प्रवणता पता लग जाएगी। अब विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको आइए समझते हैं। तो विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां पर हम एक आवेश प्लस Q लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A लिया। अब इस A पर एक परीक्षण आवेश को हमने रख दिया जो कि अति सूक्ष्म होता है और दूसरा बिंदु यहां पर लिया। A और B के बीच की दूरी जो है वो AB जो है वो सूक्ष्म दूरी dr है। अब इस हम परीक्षण आवेश को A से B को शिफ्ट करेंगे तो कार्य करना पड़ेगा। यानी कोई भी बाह्य एजेंसी जब इस परीक्षण आवेश जो कि वो भी धनात्मक है इसको A से B पर ले जाएगा तो इस सोर्स आवेश यानी Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण जो है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और उस प्रतिकर्षण बल के विपरीत हमें इसको हटाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा A से B। तो इस पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है क्योंकि ये Q नॉट जो है इस Q के विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इस बल के विपरीत हम इस तरफ को इस आवेश को शिफ्ट करेंगे तो बल F और विस्थापन dr के बीच जो कोण है के बीच कोण जो है बन रहा है 180 डिग्री का। देखिए ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से हम क्या लेते हैं कि माना कोई परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र E में रखा है। आवेश पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू E। कितना बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा।
विस्थापन कितना है ए से बी ले जाने पर? ए से बी विस्थापन कितना है? डी आर है। तो कार्य कितना होगा? बाह्य एजेंसी द्वारा किया गया कार्य dw बराबर होता है F डॉट डी आर। वो बल और विस्थापन के जो है डॉट प्रोडक्ट से हम किया गया कार्य निकालते हैं। तो ये हो जाएगा F डी आर कॉस 180 डिग्री, यानी माइनस F डी आर हो गया। तो डी डब्ल्यू बराबर हुआ माइनस एफ डी आर, और एफ की वैल्यू रख लेते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। इसको इधर ले आते हैं क्यू नॉट को, तो डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट बराबर हो जाएगा माइनस ई डी आर। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब विद्युत विभव की परिभाषा से इन्हीं दो बिंदुओं ए और बी के बीच में यदि बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर dB हो, तो इस विभवांतर की परिभाषा से dB बराबर होता है W, dW है यहाँ पर तो बटे Q। ये समीकरण 2 हो गए। विभवांतर क्या होता है कि बिंदु A से B तक किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ऐसा हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो हमें देखिए क्या मिलता है। डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट की जगह पर हम डेल्टा बी डी बी लिख सकते हैं। डेल्टा बी डी बी हमने लिया है। तो समीकरण 1 तथा 2 से डी बी बराबर हो जाएगा माइनस ई डी आर। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस डी बी बटे डी आर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, और ये क्या प्रदर्शित करता है, यानी एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया फार्मूला हमें मिल जाता है। और इस फार्मूले के अनुसार हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। माइनस साइन लगा हुआ है यहां पर। ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान घटता है।
ये यहां पर ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता, तभी ये माइनस का आया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो है बात यहां से निकल करके आती है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव या तो शून्य होगा या फिर नियत होगा। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा या नियत होगा, यानी E का मान क्या है, वो शून्य है। तो क्या होगा, V बराबर शून्य होगा या फिर V बराबर नियतांक होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये V का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है दूरी के साथ के रिस्पेक्ट में, दूरी के सापेक्ष। तो विद्युत विभव का फर्स्ट डेरिवेटिव अवकलन गुणांक है दूरी के साथ, उसका मान शून्य है। तो या तो b का मान शून्य होगा या फिर b का मान कांस्टेंट होगा, ये भी हमें दिमाग में रखना है। अब तीसरी बात इससे क्या पता लग रही है कि देखिए, अभी तक जो हमने विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखा वो था न्यूटन पर कूलम। अब यहां से एक दूसरा मात्रक निकल कर के आता है, ई का मात्रक, नया मात्रक निकल के आया, वो है देखिए बी बटे आर, विभव बटे दूरी, तो वोल्ट पर मीटर, ये एक नया मात्रक निकल करके आता है। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में हमें मिल जाता है। आइए हम अब अपना अगला टॉपिक लेते हैं, वो है सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ क्या होता है? सम विभव पृष्ठ इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सम विभव, एक जैसा विभव, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसमें कोई खास समझाने की बात नहीं है, यानी कोई ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। इसके हम गुणों को देखते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। सम विभव पृष्ठ के गुण, तो पहला गुण तो यही है कि सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। सम विभव पृष्ठ के कोई भी दो बिंदु लें, चाहे वो कितने पास हो चाहे कितने दूर हो, उनके बीच विभवांतर हमेशा शून्य ही होगा। नंबर 2,
समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। कोई पृष्ठ समविभव पृष्ठ है तो उस पर विद्युत क्षेत्र जो होगा उस पृष्ठ के लंबवत होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, गुण है इसका समविभव पृष्ठ का, कि समविभव पृष्ठ जो है पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो हमेशा लंबवत होगी। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी के आधार पर हम तीसरा गुण देते हैं, यदि किसी बिंदु आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाए तो कार्य शून्य होता है। क्यों कार्य शून्य होता है? क्योंकि हमें मालूम है कि कार्य जो है W बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर, और विभवांतर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है, इसलिए W बराबर 0। एक दूसरे जो है तरह से भी हम ये कार्य शून्य बता सकते हैं, वो है कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, या कहें F S cos थीटा। तो यहां पर विस्थापन S और बल F के बीच 90 डिग्री का कोण है। बल किस दिशा में लगेगा? जिस तरफ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कोई आवेश को जब हम समविभव पृष्ठ पर रखेंगे तो उस पर बल जो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यदि धनात्मक आवेश होगा तो, और विस्थापन तल पर होगा। तो तल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, मतलब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण है। इसलिए जो है किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कार्य जो होगा वो शून्य होगा। cos 90 शून्य होता है, तो किया गया कार्य, एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो या तो हम आप जो है इस आधार पर किया गया कार्य शून्य बताएंगे, या फिर जो है इस आधार पर बताएंगे। और यहां पर हम यदि कार्य का मान शून्य ले लें तो हम ये भी बता सकते हैं, क्योंकि जो है बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का है, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के, मतलब तल जो है, तल विस्थापन कहाँ होगा? तल पर होगा। तो समविभव पृष्ठ का तल और विद्युत क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं। इस बात को बताने के लिए भी हम यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। वहां पर फिर हम कार्य को शून्य मान लेंगे और बता देंगे कि थीटा का मान जो है यहाँ 90 डिग्री होगा, तभी ये संभव है। चौथा गुण होता है एक दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि वो काटेंगे तो इसका मतलब उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, और किसी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो ऐसा संभव नहीं है। अर्थात कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अब हम आपको विभिन्न आवेश वितरणों के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति बना करके दिखाते हैं।
आवेशों के वितरण के कारण समविभव पृष्ठ। पहला है, मान लिया कोई बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये मान लिया कोई बिंदु आवेश है, तो इसके चारों तरफ खींचा गया एक गोला और गोले के केंद्र पर ये आवेश होगा। इस तरह से ये मैंने गोला बनाया, तो गोले के तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है इस आवेश से समान दूरी पर होगा। तो इस तरह से इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, अर्थात ये समविभव पृष्ठ बन जाता है। इस तरह से हम गोले खींच सकते हैं और गोलों के बीच की दूरी, परस्पर दूरी थोड़ा बढ़ाते हुए जाएंगे, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता जाता है। तो इस तरह से ये हमें समविभव पृष्ठ प्राप्त होंगे एक बिंदु आवेश के कारण। और समविभव पृष्ठ के लंबवत जो होती हैं वो विद्युत बल रेखाएं होती हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है, तो ये तल के लंबवत होगी। अब दूसरा आवेश वितरण हम लेते हैं, वो है रैखिक आवेश वितरण। ये एक तार है जो कि आवेशित है, धनात्मक आवेश है, तो इसके साइड वाइज विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी, विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस तार को, आवेशित तार को केंद्र में मान करके एक हम यदि बेलनाकार तल बनाएं, तो ये तल जो है इस तार से समान दूरी पर होगा दोनों तरफ, अर्थात इस तल पर दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ के चारों तरफ जो होगा वो जो है, एक तल जो होगा वो समान विभव वाला होगा या समविभव पृष्ठ होगा। तो इस बेलन का जो वक्राकार पृष्ठ है वो एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। समविभव पृष्ठ हो गया। और यहां पर भी विद्युत बल रेखाएं हम दिखा सकते हैं। हमें इस तार को इस बेलन के केंद्र में रखना है, ये है, और इधर से भी निकलती हुई बल रेखाएं दिखा सकते हैं, या ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो कि इस समविभव पृष्ठ के लंबवत है। इसको हमने चित्र से दिखाया हुआ है, देखिए ये एक चित्र बना हुआ है, ये बिंदु आवेश है, यहाँ पर बहुत सारे गोले खींच दिए हैं हमने और प्रत्येक गोले का तल समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक उसी तरह से देखिए ये हमने रैखिक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो बेलनाकार पृष्ठ हमें प्राप्त होता है, उसका बेलन का तल, वक्र तल जो है वो समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। यदि हमारा विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो उसमें समविभव पृष्ठ कैसे बनाएंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है तो उसमें समविभव पृष्ठ ऐसे बनाते हैं। देखिए समान विद्युत क्षेत्र समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। अब यहां पर पृष्ठ बना लेंगे जो कि इन समांतर रेखाओं के लंबवत होंगे। ये जो है समविभव पृष्ठ बन गए हैं, ये समविभव पृष्ठ। इसको मैंने देखिए इस चित्र में बनाया है। यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वो समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ ऐसे बनाए जाते हैं। और उदाहरण समान विद्युत क्षेत्र क्या क्या है? दो विपरीत आवेश वाली प्लेटें, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
कि एक प्लेट धनात्मक है अचालक पदार्थ की बनी हुई और दूसरी ऋणात्मक है। दोनों की का आवेश पृष्ठ घनत्व समान है, ये प्लस है ये माइनस है, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो इसके अंदर प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र समान होता है और उसका मान होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो पृष्ठ बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे। ये और विद्युत क्षेत्र इधर से इधर इन समविभव पृष्ठों के लंबवत होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र जो बन रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो दिखाई जा रही है वो धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर, और ये जो समविभव पृष्ठ बन रहे हैं ये डॉटेड लाइन से अभी दिखाए हैं, ये इन विद्युत बल रेखाओं के लंबवत हैं या विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं। अब हम अगला केस लेते हैं जिसमें कि हम दो आवेश लेते हैं जिनकी प्रकृति विपरीत है। तो ये केस बनेगा विद्युत द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ देखिए, ये देखिए प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश। इनको दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अंदर की तरफ क्या होता है कि देखिए कोई भी बिंदु यहां पर लें तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, मतलब दोनों के विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे और आवेशों के बाईं या दाईं और बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों की वजह से निकालेंगे तो वो घट जाएंगे। तो यहां पर बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनते हैं वो गोलाकार होते हैं। इसका बना दिया और इसका भी बना दिया। अब हमें अंदर की तरफ क्या लेना है, दूसरा गोला जो बनाना है, तो थोड़ा इधर जो है दूरी, परस्पर गोलों के पृष्ठ के बीच की दूरी जो है कम लेनी है और दूसरी तरफ थोड़ी बढ़ा देनी है ऐसे। और विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं बनेंगी या कहें विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, इन पृष्ठों के लंबवत होना चाहिए। ये तो हो गए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ हो गए, और ये जो है इस तरह से विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होकर के ऋणात्मक आवेश की तरफ जाएंगी और इन समविभव पृष्ठ पर लंबवत होगी। इसको मैंने दिखा रखा है, देखिए चित्र में प्लस माइनस की वजह से ये दिखाया है। ये धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, और जो समविभव पृष्ठ जो गोलाकार बन रहे हैं उनमें क्या है कि जो इन आवेशों के बीच के जो गोले के तल हैं वो थोड़ा जो है पास पास हैं और उसके बाहर की तरफ जो गोलों के तल हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, इधर उधर थोड़ा अंतर हम दिखा रहे हैं। अब पांचवा केस लेते हैं जिसमें कि दो समान आवेश हैं, यानी आवेशों की प्रकृति समान है, मात्रा भी समान है। तो एक प्लस का आवेश है, दूसरा भी प्लस का ही आवेश है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमें निकालनी है तो देखिए इसकी वजह से धनात्मक आवेश की वजह से, लेफ्ट वाले धनात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ धनावेश रखेंगे वो प्रतिकर्षित होगा, इधर को होगी, और दूसरा जो धनावेश दाहिनी तरफ रखा है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों आवेशों के बीच में माइनस होकर के प्राप्त होगी, जबकि इधर और इधर प्लस होकर प्राप्त होगी। मतलब इस धनात्मक आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही होगी, मतलब वो जुड़ जाएंगी आपस में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर गोला बनाएंगे। एक गोला इधर बनाया, ये समविभव पृष्ठ होंगे, लेकिन यहाँ पर अब की बार इसका उल्टा करना है। ये दूरी थोड़ी ज्यादा होगी और बाहर की तरफ ये पृष्ठ अब पास पास आ जाएंगे, ये ऐसे। यहां थोड़ा दूर होंगे और ये पास। इधर की तरफ जो गोलीय तल हैं वो पास पास हैं, बीच में थोड़ा दूर दूर हैं, और जैसा कि विद्युत बल रेखाएं हैं वो इस तरह से
हम निकलती हुई प्रतिकर्षित होती हुई दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो ये समविभव पृष्ठ बन जाते हैं, समविभव पृष्ठ। और इसको हमने देखिए ये दिखाया, दो धनात्मक आवेश लिए हुए हैं, अंदर की तरफ जो गोलीय पृष्ठ हैं उनके बीच थोड़ा गैप ज्यादा है बाहर के गोलीय तलों की तुलना में। तो इस तरह से हमने विभिन्न आवेश वितरणों के कारण जो है समविभव पृष्ठ को बनाना सीखा। अब हम इसी आवेश की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर क्या है कि जब कोई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो बाह्य एजेंसी को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हम जो है धनात्मक आवेशों से सारी परिभाषाएं देते हैं। तो जब भी किसी धनावेश को और दूसरे विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, वो भी जो है धनावेश ही उत्पन्न कर रहा है, मतलब ये कोई धनावेश है और इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। अब किसी दूसरे आवेश को है ना बिंदु ए पर अनंत से ए पर लाया जा रहा है, ये मान लिया परीक्षण आवेश है, धनात्मक परीक्षण आवेश है, सूक्ष्म भी है। अच्छा, अब हम जब इस आवेश को बिंदु ए तक ले आएंगे तो इस क्यू की वजह से, क्योंकि ये जो है यहाँ पर बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसके कारण जो है ये लाया जाने वाला आवेश प्रतिकर्षित होगा। तो उसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो है एजेंसी को काम करना पड़ेगा, और जितना वर्क होगा, जितना काम बाह्य एजेंसी करेगी इस आवेश को लाने में, वही किया गया कार्य इस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही बात हम लिख देते हैं। और जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है तो बाह्य एजेंसी को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार आवेश को लाने में किया गया कार्य आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। क्या कहें कि आवेश में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। यहां पर ये जो आवेश है हमारा प्लस आवेश, वो मान लिया विभव VR उत्पन्न कर रहा है। तो जब इस आवेश को बिंदु ए तक लाएंगे तो किया गया कार्य जो होगा, W बराबर हो जाएगा जो आवेश लाया गया गुणा ये बिंदु ए पर विभव। और विभव कौन आवेश उत्पन्न कर रहा है? ये वाला आवेश है। तो
स्थितिज ऊर्जा का मान Q0 इंटू VR होता है। ये एक जो है अदिश राशि है। इस तरह से हमने किसी एक आवेश को जब हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसमें जो संचित ऊर्जा है, यानी जो उस पर कार्य किया जा रहा है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है और वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी और उसको हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब मान लिया कोई दो आवेश हैं, पहले आवेश को लाया गया तब जो है उसको ऐसे बिंदु पर लाया गया है जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इस स्थिति में आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं होता है। देखिए दूसरी स्थिति समझिए जरा। दो आवेशों की स्थिति जो है ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस। तो यहां पर हम कोई बिंदु ए लेते हैं और आवेश Q1 को पहले बिंदु ए पर लाते हैं और ये जो है विद्युत क्षेत्र में नहीं स्थित है, तो Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं होगा। आवेश Q1 को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0 है, क्योंकि बिंदु ए जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित नहीं है, विद्युत क्षेत्र में स्थित नहीं है, इसलिए ऐसा है। यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित होता तो निश्चित रूप से कार्य होता है ना। अब हम कोई दूसरा आवेश ले आते हैं, वो बिंदु बी पर लाते हैं। ये कोई दूसरा आवेश हमने अनंत से बिंदु बी तक ले आए और ये बिंदु बी जो है Q1 के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ए बी के बीच की दूरी r है, ए बी के बीच की दूरी r है। आवेश Q2 को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य W2 बराबर होता है जो आवेश लाया गया गुणा आवेश Q1 का बिंदु B पर विभव। तो Q2 गुणा Q1 का बिंदु B पर विभव, विभव जो है ये दूरी r है, तो विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे r। तो इतना कार्य हुआ W2 इक्वल टू हो गया Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अतः इन दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा जो है कितनी हो गई, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गई Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां पर जो Q1 Q2 के चिन्ह रखे जाएंगे वो जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। यदि आवेश ऋणात्मक होंगे तो चिन्ह सहित मान लेंगे और फार्मूले में रख करके स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक कैसी भी हो सकती है। इस तरह से यदि आवेश 3 हो, ऐसा कोई निकाय है जिसमें कि 3 आवेश है, उसकी बात कर लेते हैं। तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। पहले हम एक आवेश
Q1 को लाते हैं, बिंदु ए पर रखते हैं, कोई काम नहीं होता, कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि ये बिंदु ए जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित नहीं है। अब उसके बाद हम दूसरा आवेश Q2 लाएंगे बिंदु बी पर, क्योंकि ये बिंदु बी जो है इस Q1 के विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा, तो Q2 को लाने में कार्य होगा। इसी तरह से मान लिया कोई बिंदु सी है जिस पर हम तीसरा आवेश Q3 लाते हैं, तो Q3 आवेश लाने में फिर से कार्य होगा, क्योंकि अब ये Q3 जो है वो Q1 के विद्युत क्षेत्र में स्थित है तथा Q2 का भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है। तो Q1 और Q2 दोनों के विद्युत क्षेत्र में बिंदु सी है, इसलिए Q3 को भी लाने में कार्य होगा। तो इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो बिंदु आवेश या कहें केवल आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 बराबर 0 होगा। कारण वही है कि ये Q1 जो लाया गया जिस बिंदु पर है वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी हम ले लेते हैं R12, इसके Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 और इसके बीच की दूरी जो है Q1 और Q2 के बीच की दूरी R13 ले लेते हैं। अब हम दूसरा आवेश लाते हैं Q2। आवेश Q2 को बिंदु B पर लाने बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य W2 बराबर हो जाएगा आवेश गुणा Q1 का बिंदु B पर विभव। तो ये हो जाएगा Q2 इंटू Q1 का विभव क्या होगा, Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R12। तो इतना कार्य हुआ Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य W3 बराबर हो जाएगा Q3 जो इस आवेश को लाए Q3 गुणा Q1 का C बिंदु पर विभव प्लस Q2 का बिंदु C पर विभव। आवेश Q1 का बिंदु C पर विभव प्लस आवेश Q2 का C पर विभव है ना। तो Q3 गुणा इसका आवेश जो Q1 पहले लिया गया है, इसका बिंदु C पर विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे दूरी जो है R13 है तो R13 लिख लेंगे प्लस ये Q1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसका विभव यहाँ पर लिखने जा रहे हैं Q2 बटे ये दूरी जो है R23 है। तो इस तरह से जो हमें W3 मिलेगा, ये W3 होगा, वो हो जाएगा, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाएगा Q1 Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 Q3 बटे R23। ये इतना कार्य जो होगा आवेश Q3 को लाने में किया जाएगा। तो अब पूरा सिस्टम बनाने में कितना कार्य होगा वो नोट कर देते हैं। देखिए W1 वाला तो कार्य शून्य, W2 वाला और ये W3 वाला कार्य को जोड़ लेते हैं तो हमें पूरे निकाय को बनाने में कितना कार्य हो रहा है वो पता लग जाएगा। निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य W बराबर हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3। ये तो शून्य है, इसका मान था Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये देखिए
W3 का मान तो दिया ही हुआ है, Q1 Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस कितना है, एक ये और है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे R23। ये सबको जोड़ दे रहे हैं तो कुल सिस्टम की कुल स्थिति ऊर्जा पता लग जाएगी। अतः निकाय की स्थिति ऊर्जा जितना कार्य होगा उतनी उसकी स्थिति ऊर्जा होगी, U बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये तो शून्य है, कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है पूरे में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में लिखेंगे Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R23। ये तीन आवेशों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र है। यदि आवेशों की संख्या n हो तो हम इस जनरल फार्मूला लिख देते हैं इसी के आधार पर। यदि आवेशों की संख्या n है तो स्थितिज ऊर्जा n आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगी 1/2 सिग्मा। ये जोड़ के लिए योग के लिए I = 1 to n, दूसरा फिर से सिग्मा J = 1 to n, और ये है कि क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ बटे RIJ। ये 1/2 इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि जब हम आवेशों के युग्मों को पेयर्स को काउंट करते हैं तो जो है प्रत्येक जो है पेयर दो बार काउंट हो जाता है, जैसे Q1 Q2 और Q2 Q1। इसलिए जो है भाई डबल समेशन है, डबल सिग्मा लगा हुआ है तो प्रत्येक युग्म जो है दो बार काउंट होगा, इसलिए हमने इस फार्मूले में जो है 1/2 शुरू में लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कितना कार्य होता है। ये एक इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला निकल करके आएगा और डायरेक्ट जो है बोर्ड में पूछा भी जाता है। किसी एक समान लिखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य work done in rotating a dipole in an uniform electric field। देखिए ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक आवेश को रखा है, आवेश नहीं विद्युत द्विध्रुव को रखा है, विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। ये विद्युत द्विध्रुव जो है और ये भी है, ये P के साथ, इसका भाई P क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P। इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो है E के साथ थीटा कोण बना रहा है इस समय, ये थीटा कोण है। तो इसको लिख देते हैं, माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E के साथ
कोण थीटा बना रहा है। थीटा कोण पर यह विद्युत ध्रुव रखा गया है। तो जैसा कि हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो है कुल बल शून्य लग होता है, लेकिन वो बल जो लग रहे होते हैं इस पर वो एक बल आघूर्ण लगाते हैं। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसको हम टॉ से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर होता है पीई साइन थीटा। पी क्या है? इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है और साइन थीटा जो है ये जो कोण बन रहा है उसका साइन की वैल्यू है। तो इतना जो है इस पर बल आघूर्ण लगता है विद्युत द्विध्रुव पर। अब जो है इसको ये घुमाया जाए, इस किसी छोटे कोण से हमने इसको घुमा दिया, अति सूक्ष्म कोण से हमने इसको डी थीटा कोण से घुमाएंगे तो इस लगने वाले बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी थीटा से द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू होगा, क्योंकि थोड़ा ही तो घुमा रहे हैं, बराबर हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा। जैसे कि वर्क जो है किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन होता है, तो उसी तरह से क्योंकि यहाँ पर जो है बल आघूर्ण लग रहा है और घुमाने में किया गया कार्य पता करना है, तो हमें बल आघूर्ण इंटू जितना कोणीय विस्थापन हुआ है और टॉ की वैल्यू रख दीजिए पीई साइन थीटा डी थीटा। ये सूक्ष्म कार्य इतना हो रहा है। यदि हम इस विद्युत द्विध्रुव को किसी कोणीय स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 में ले जाएं तो कितना कार्य होगा वो इसके समाकलन से हम निकाल पाएंगे। देखिए, यदि द्विध्रुव को कोणीय स्थित थीटा 1 से कोणीय स्थिति थीटा 2 में ले जाया जाए तो कार्य, हमने कहा समाकलन करेंगे दोनों तरफ। लिमिट हमारी जो सीमाएं हैं वो थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएंगी और पीई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं, है ना। तो ये तो डब्ल्यू हो जाएगा बराबर पीई जो है कांस्टेंट है, नियत है, इसको बाहर निकाल लीजिए। थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन है वो होता है माइनस का कॉस थीटा और थीटा 1 थीटा 2 हमारी लिमिट हो गई। तो इस तरह से डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस साइन बाहर पीई, ये हो गया कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 थीटा 2 बराबर माइनस पीई, इसको पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ये माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो ये देखिए धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो फाइनल जो किया गया कार्य आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चिन्ह बदल गए हैं ये माइनस साइन अंदर ले जाने पर, तो इतना कार्य होता है। ये फार्मूला हम जनरल फार्मूला याद रखेंगे कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को कोणीय स्थिति थीटा 1 से थीटा 2 में ले जाने पर इतना कार्य होता है। विशेष परिस्थितियां और हम देख लेते हैं।
पहला ये क्या है, विशेष स्थितियां। पहला है यदि θ1 बराबर 0 डिग्री है तथा θ2 बराबर θ है, यानी साम्यावस्था से किसी दूसरे कोण पर ले जाने पर, साम्यावस्था से θ कोण घुमाने पर। तो इसी में मान रख दीजिए W बराबर हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ। तो W बराबर हो जाएगा PE, ये होता है cos 0 डिग्री 1 माइनस cos θ। तो इस फार्मूले को हम तब प्रयोग करेंगे जब कहा जाए कि विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से θ कोण घुमाया गया। अब मान लिया पूरा 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो कितना कार्य होगा, वो भी देख लीजिए। दूसरी स्थिति है यदि θ1 बराबर 0 डिग्री है तथा θ2 बराबर 180 डिग्री है, तो W बराबर हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1। यहाँ -1 है, ये भी माइनस है, तो ये +1 हो जाएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती ही है, तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो किया गया कार्य 2PE के बराबर होगा। कब? जब किसी विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से बिल्कुल विपरीत स्थिति में कर दिया जाए, मतलब उसका जहां पर पहले ऋणावेश था वहां पर घूम करके धनावेश आ जाए, है ना। तो इस तरह से हम विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य से जो फार्मूला प्राप्त होता है, तो दिए गए कोण के अनुसार हम किया गया कार्य प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे और हम वीडियो जो है इससे आगे के सिलेबस का बनाएंगे, तो बने रहिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।